हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूज है, उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन। पद्म विभूषण से सम्मानित उद्योगपति टाटा ने बुधवार देर रात दक्षिणी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो देखिए, यह देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है और टाटा ग्रुप के ये चेयरमैन थे। नेक्स्ट जो न्यूज है, आरबीआई एमपीसी की मीटिंग हुई है जिसमें रेपो दर को यथावत रखा गया है और रुख जो है तटस्थ कर दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 4 से 6 दिसंबर को होगी और यह शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में अंतिम बैठक होगी। यह भी आप ध्यान दीजिएगा कि दास पिछले 7 दशकों में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई की 6 सदस्यों वाली पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 10वीं बार रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया। इसके साथ ही मई 2022 में दर वृद्धि का वक्र शुरू होने के बाद पहली बार अपने रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर और मुद्रास्फीति के अनुमान में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मौद्रिक नीति समिति में जो 6 सदस्य होते हैं, 5 ने दर को अपरिवर्तित करने के लिए वोटिंग किया, जबकि नागेश कुमार ने रेपो दर में 25 आधार अंक की कटौती करने के पक्ष में मत दिया था। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने वृद्धि अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है। वहीं वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 4.5% पर बरकरार रखा गया है। साथ ही इसी मीटिंग में आरबीआई ने पेमेंट को आसान बनाने के लिए यूपीआई लिमिट बढ़ाने की नई लिमिट भी जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई की सीमा बढ़ाने का उद्देश्य यूपीआई को अधिक सुविधाजनक और समावेशी बनाना है। आरबीआई ने बुधवार को डिजिटल भुगतान समाधान यूपीआई लाइट की लिमिट को बढ़ाने की घोषणा की है। अब यूपीआई लाइट के तहत प्रति लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 1000 रुपये और वॉलेट में अमाउंट रखने की लिमिट 5000 रुपये तक कर दी है। तो यूपीआई लाइट अगर आप प्रयोग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। यूपीआई 1 to 3 पे में प्रतिदिन लेनदेन की सीमा 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये और प्रतिदिन की सीमा 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। अब देखते हैं कि यूपीआई 1 to 3 पे यूजर होता क्या है और यूपीआई लाइट क्या होता है। देखिए, तो यूपीआई 1 to 3 पे के लिए यूपीआई लिमिट में बदलाव उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे फीचर फोन्स का उपयोग करते हैं। जो इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने पर भी यूपीआई से डिजिटल भुगतान करना चाहते हैं। ठीक है, तो यूपीआई 1 to 3 किसमें यूज होता है, तो फीचर फोन में। भुगतान के लिए यूजर को 4 से 6 अंकों का ट्रांजैक्शन पिन इस्तेमाल करना होता है। अब देखते हैं यूपीआई लाइट वॉलेट। तो यूपीआई लाइट एक डिजिटल वॉलेट की तरह है जिसे मोबाइल डिवाइस पर छोटे लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई लाइट भुगतान प्रणाली बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किए बिना काम करता है। देखिए, तो नेक्स्ट न्यूज जो है, NAFIS सर्वे हुआ है, ये नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। इस सर्वे में शुरुआती बात ये है कि ग्रामीण परिवारों की आमदनी और खर्च के साथ कर्ज भी बढ़ा, खेती से आय में कमी हो रही है और मजदूरी और वेतन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नाबार्ड द्वारा बुधवार को जारी अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे 2021-22 के मुताबिक ग्रामीण परिवारों का बकाया ऋण वित्त वर्ष 2016-17 के 47.4% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 52% हो गया है। वहीं इसी अवधि के दौरान परिवारों की औसत आमदनी 57.5% बढ़ी है। सर्वे से यह भी पता चलता है कि ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आमदनी 2016-17 के 8,059 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 12,698 रुपये हो गई है।
वहीं औसत मासिक व्यय में भी पिछले 5 वर्षों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 2016-17 के 6,646 रुपए से बढ़कर 2021-22 में 11,262 रुपए हो गई है। एनएसओ के 77वें सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे के मुताबिक भी कृषि से जुड़े परिवारों की औसत मासिक आमदनी 2012-13 में 6,426 रुपए से बढ़कर 2018-19 में 10,218 रुपए हो गई है, जो 29% की बढ़ोतरी दिखाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आमदनी में खेती की हिस्सेदारी कम हो रही है। यह 2 अवधियों के दौरान 35% से घटकर 20% हो गई है, जबकि मजदूरी और वेतन में वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वे से यह भी पता चलता है कि 2016-17 और 2021-22 के बीच ग्रामीण भारत में भूमि धारिता का आकार 1.08 हेक्टेयर से घटकर 0.74 हेक्टेयर रह गया है। इससे यह भी कहा गया है कि खपत बास्केट में ग्रामीण परिवारों में खाद्य की खपत 2016-17 में 51% से घटकर 2021-22 में 47% रह गई है। सर्वे से यह भी पता चलता है कि केवल संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने वाले कृषि से जुड़े परिवारों के कर्ज का अनुपात 2016-17 में 60.5% से बढ़कर 2021-22 में 75.5% हो गया है। इसी दौरान पेंशनधारी जो परिवार है उनके अनुपात में भी वृद्धि देखी गई है, वो 18.9% से बढ़कर 23.5% हो गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो एनएसओ सर्वे से संबंधित है। पेयजल और स्वच्छता में बड़ी प्रगति, स्वच्छ ईंधन में पीछे। एनएसओ के सर्वे में 97.8% परिवारों के पास शौचालय, 63.4% परिवार स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनएसओ के द्वारा बुधवार को जारी व्यापक वार्षिक मॉड्यूल सर्वे के मुताबिक 97.8% परिवारों में शौचालय की सुविधा और 95.7% परिवारों के पास पेयजल की बेहतर सुविधा है, जबकि सिर्फ 63.4% परिवार खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच में सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में 92.9% परिवार स्वच्छ रसोई ईंधन का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों में सिर्फ 49.5% लोग स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं साफ पेयजल तक पहुंच की स्थिति देखी जाए तो 94.9% ग्रामीण परिवार जबकि 97.5% शहरी परिवार स्वच्छ पेयजल उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो 10 साल में रिकॉर्ड 31 गुना बढ़ चुकी है रक्षा निर्यात की रकम। हथियारों की बिक्री में कैसे आई तेजी? यह पहला मौका है जब कोई भारतीय रक्षा विनिर्माण देश से बाहर रक्षा विनिर्माण कारखाना लगा रही है। यह मोरक्को का भी पहला बड़ा रक्षा विनिर्माण संयंत्र होगा। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में देश का रक्षा निर्यात 22,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े पर पहुंच गया है। निर्यात की यह रकम 2013-14 से अब तक 31 गुना बढ़ चुकी है और इस वृद्धि में किसी तरह की सुस्ती की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में निर्यात में 32.5 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2024-25 की पहली तिमाही में रक्षा निर्यात 6,915 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 3,885 करोड़ रुपए से 78% अधिक था। रक्षा निर्यात को और गति मिली जब निजी क्षेत्र की देसी रक्षा निर्माता टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मोरक्को की रॉयल आर्म्ड फोर्सेज के साथ समझौते की घोषणा की है। इस समझौते के तहत मोरक्को की सेना के जवानों के लिए बख्तरबंद वाहन बनाए जाएंगे। इन्हें व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म या वाइप 8x8 कहा जाता है। गरीबों को 2028 तक मुफ्त में मिलता रहेगा पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल, मोदी कैबिनेट ने लिया फैसला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति जारी रहेगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। पौष्टिक तत्वों से भरपूर यानी फोर्टिफाइड चावल लोगों में खून की कमी के समाधान और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए अहम माना जाता है। चावल को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने की प्रक्रिया में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्व, लौह, फोलिक एसिड, विटामिन B12 से भरपूर फोर्टिफाइड चावल कर्नेल को नियमित चावल में मिलाया जाता है। चावल को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने की पहल केंद्रीय क्षेत्र की पहल के रूप में जारी है, तो ये सेंट्रल सेक्टर के रूप में काम करता है। इसका 100% वित्त पोषण PMGKYE के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिसे क्रियान्वयन के लिए एक एकीकृत संस्थागत तंत्र उपलब्ध होगा। और इसकी उपलब्धता लोगों को कैसे सुनिश्चित की जाती है, तो यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS, अन्य कल्याणकारी योजनाओं, एकीकृत बाल विकास सेवा PM पोषण के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाती है। साल 2019 से 21 के बीच में किए गए राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण सर्वे NFSH 5 के अनुसार भारत में एनीमिया एक व्यापक समस्या बनी हुई है, जो विभिन्न आयु समूहों और आय स्तर के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। गूगल डीप माइंड के CEO समेत 3 वैज्ञानिकों को मिला पुरस्कार। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ये मिला है डेविड बेकर के अलावा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार संयुक्त रूप से डेमिस हस्साबिस और जॉन F जम्पर को दिया गया है। और ये किस लिए मिला है, तो बेकर को प्रोटीन डिजाइन में अपने योगदान के लिए और हस्साबिस और जम्पर को कल्पनाशील प्रोटीन स्ट्रक्चर में उनके योगदान के लिए उन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2003 में बेकर महोदय ने एक नया प्रोटीन डिजाइन किया था और तब से उनके रिसर्च ग्रुप ने एक के बाद एक कल्पनाशील प्रोटीन का निर्माण किया है, जिसमें ऐसे प्रोटीन शामिल है जिनका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, टीकों, नैनो मटेरियल और छोटे सेंसर के रूप में किया जा सकता है। हस्साबिस और जम्पर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, इसका नाम दिया गया है अल्फाफोल्ड 2, तैयार किया, जो लगभग उन सभी 20 करोड़ प्रोटीन की संरचना का पूर्वानुमान व्यक्त करने में सक्षम है जिनकी पहचान रिसर्चर ने की है। इसके निर्माण के बाद से इस मॉड्यूल का उपयोग 190 देशों के 20 लाख से अधिक लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के विकास को मंजूरी। परियोजना के फेज 1A पर काम चल रहा है और 60% काम हो चुका है और इसे 2025 तक पूरा किए जाने की योजना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का मकसद भारतीय समुद्री धरोहर और इतिहास को प्रदर्शित करना है। परियोजना के फेज 1A और 1B को EPC मॉडल, आप कमेंट में मुझे बताइए कि EPC मॉडल है क्या, पर विकसित किया जा रहा है और फेज 2 को जमीन पट्टे पर देकर PPP के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जिसे NHMC को वैश्विक स्तर का धरोहर संग्रहालय बनाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है विश्व डाक दिवस पर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में डाक सेवा की भूमिका कैसे है अहम। दुनिया भर में हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को जोड़ने और संचार को बढ़ावा देने में डाक सेवाओं की अहम भूमिका का सम्मान करने के लिए समर्पित है। 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा स्थापित विश्व डाक दिवस हमारे रोजमर्रा के जीवन में डाक सेवाओं के महत्व और दुनिया भर में संचार और व्यापार पर उनके प्रभाव की याद दिलाते हैं। विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए बनाया गया था। इस साल
यूपीयू की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और विश्व डाक दिवस इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष का थीम है विभिन्न देशों में संचार को सक्षम बनाने और लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है भारत ने ट्रैकोमा पर हासिल की जीत, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है बड़ी उपलब्धि। ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आंखों को प्रभावित करता है। इसके लिए क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया जिम्मेवार है। स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ट्रैकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जिस पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसके प्रसार में मुख्य रूप से साफ सफाई और स्वच्छता की कमी के साथ साथ दूषित पानी का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाली मक्खियां भी इसके फैलने की एक वजह है। WHO ने घोषणा की है कि भारत ने ट्रैकोमा उन्मूलन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही भारत दक्षिण पूर्व एशिया में आंखों की इस बीमारी पर जीत हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है। इससे पहले दक्षिण पूर्व एशिया में नेपाल और म्यांमार इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत सहित 20 देशों ने यह महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है। भारत में कौन से प्रयास किए गए हैं जिससे ट्रैकोमा का उन्मूलन हो पाया है, वो जान लेते हैं। सरकारी प्रयास 1950 और 1960 के दौरान ट्रैकोमा देश में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक था। यही वजह है कि इससे निपटने के लिए सरकार ने 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बाद में ट्रैकोमा नियंत्रण अंधेपन को रोकने के लिए भारत के एक बड़े कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस का हिस्सा बन गई। WHO की SAFE रणनीति को पूरे देश में लागू किया गया। SAFE का अर्थ है सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, चेहरे की स्वच्छता, वातावरण की सफाई आदि को अपनाने से है। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि 2017 में भारत को इस संक्रामक बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया था, परंतु इसे 2019 से 2024 तक यह देखा गया कि भारत के सभी जिलों में ट्रैकोमा के मामलों की निगरानी की गई और पाया गया कि कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। यह WHO द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जब हम संक्रामक बीमारी से मुक्ति घोषित कर दी जाती है, उसके बाद करीब 5 वर्षों तक यह देखा जाता है कि क्या वहाँ कोई भी अन्य मामले तो नहीं आ गए। उसके बाद ही उस देश को आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है, आकार में विशाल और भारी हमले करने में सक्षम रूस का S-70 अखोटनिक किसी भी अन्य ड्रोन से अलग है। तो S-70 क्या है? एक ड्रोन है। सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान ने 5 अक्टूबर को यूक्रेन के कब्जे वाले शहर चासिव यार के निकट गोलीबारी में एक गुप्त रूसी सशस्त्र ड्रोन S-17 अखोतनिक को मार गिराया है, क्योंकि इसमें यह कार्य करने में असक्षम हो गया था। ठीक है। यह पहली बार है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया गया है। Su-57 लड़ाकू जेट ने R-74M2 हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल का उपयोग करके ड्रोन को मार गिराया। अब देखते हैं कि S-70 की विशेषता क्या है। तो S-70 एक भारी वजन वाला हमला करने वाला और टोही सामरिक ड्रोन है, जिसमें कुछ कम अवलोकनीय, चुपके से देखने योग्य विशेषताएं हैं और यह हवा से हवा में लड़ाई का हिस्सा बनने में भी सक्षम है। ड्रोन में उन्नत AI और Su-57 लड़ाकू जेट की तकनीकें शामिल हैं और इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक है। साथ ही यह ड्रोन विभिन्न बम और मिसाइल को ले जाने में भी सक्षम है। नेक्स्ट जो न्यूज है, जोधपुर में कांगो बुखार से महिला की मौत।
राजस्थान सरकार ने राज्य के लिए दिशा निर्देश जारी किया। तो हमें जानना है कि कांगो बुखार होता क्या है। तो कांगो फीवर एक जूनोटिक वायरल बीमारी है जो टीक के काटने से होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है, टेबल टेनिस एशियाई चैंपियनशिप, भारतीय महिलाओं ने जीता कांस्य पदक। तो भारतीय महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपना पहला पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने बुधवार को कजाकिस्तान के अस्थाना में 2024 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक रजत पदक विजेता जापान से 1-3 से हार के बाद महाद्वीपीय चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक है। नेक्स्ट जो न्यूज है, थर्मोबैरिक बम क्या है जिन्हें रूस ने अब तक यूक्रेन और इससे पहले चेचन्या सीरिया में तैनात किया है। यूक्रेन में विश्व के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार कहे जा रहे हथियार के प्रयोग के कारण रूस को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जाना पड़ा। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा वैक्यूम बम इस्तेमाल किया है। उसका नाम है ODAB 9000। वैक्यूम बम को ही थर्मोबैरिक बम भी कहा जाता है। यह एक ईंधन वायु विस्फोटक उपकरण है जिसका इस्तेमाल रूसी सेना कर रही है। रूस द्वारा यूक्रेन में हाल ही में इस्तेमाल किए बम को दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम कहा गया है। अब देखते हैं कि थर्मोबैरिक बम होते क्या हैं। थर्मोबैरिक शब्द ग्रीक शब्द हीट और प्रेशर का एक संयोजन है। थर्मोबैरिक बम उच्च तापमान दहन उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। थर्मोबैरिक हथियारों में एक ईंधन कंटेनर और 2 अलग-अलग विस्फोटक चार्ज होते हैं जिससे ऐसे बमों का प्रभाव बंद जगहों में बढ़ जाता है जिससे वे इमारतों में अत्यधिक प्रभावी हो जाते हैं। तो ये किसका प्रयोग करता है? तो बाह्य ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। नेक्स्ट जो न्यूज है, कोलकाता में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान एयरबस बेलुगा XL की झलक देखने को मिली। एयरबस बेलुगा XL 9 अक्टूबर कोलकाता हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान की पहली झलक देखने को मिली जो एयरबस बेलुगा श्रृंखला का सबसे बड़ा विमान है। बेलुगा एयरक्राफ्ट ST और XL दोनों ही वाइड बॉडी एयरलाइनर है और इनका उपयोग बड़े आकार के माल, हेलीकॉप्टर और विमान के पुर्जों के परिवहन के लिए किया जाता है। बेलुगा XL को जिसका नाम है एयरबस A30 743L एयरबस द्वारा डिजाइन किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट DND न्यूज में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।